अब देखो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 59। तो जैसे हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेल देखा है, तो अब शेप और साइज की बात करते हैं। तो सेल का शेप जो है, तो जैसे अमीबा फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कल उस दिन बोला था यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कि अमीबा जो है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, कि जिसकी पूरी बॉडी में एक ही सेल होता है वो। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अमीबा जो है, उसका जो है सेल का शेप जो है वो चेंज होता रहता है। लेकिन बहुत सारे सेल जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि शेप जो है वो फिक्स रहता है। जैसे आपने कल देखा था वो फिगर में 9 सेल जो दिख रहा है उसका जो शेप है वो क्या है, फिक्स है। तो शेप चेंज हो सकता भी है सेल का और नहीं भी हो सकता है। दोनों टाइप के सेल जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर बात करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, तो डिफरेंट उसका फंक्शन भी होता है। तो सेल डिफरेंट, उसका फंक्शन डिफरेंट। अब सेल के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पूरी बॉडी में हार्ट है, किडनी है, स्टमक है, डिफरेंट ऑर्गन है। तो बॉडी के अंदर जो है वो ऑर्गन, तो वैसे ही सेल के अंदर भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो जिसको बोला जाता है ऑर्गेनेल। क्या बोला जाता है, ऑर्गेनेल। बॉडी का अंदर का जो है वो ऑर्गन, सेल के अंदर का होता है वो ऑर्गेनेल। अब हम लोग सेल के ऑर्गेनेल के बारे में देखेंगे। ईच एंड एवरी ऑर्गेनेल का फंक्शन डिफरेंट होता है, वो फंक्शन सीखेंगे। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखेंगे, और उसका फंक्शन क्या है और वो कहाँ पे लोकेटेड है, उसका लोकेशन क्या है, सेल के अंदर उसका लोकेशन क्या है, वो भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या है, मेम्ब्रेन मतलब क्या, पहले तो वो पता होना चाहिए। तो सेल को दूसरे सेल से अलग करने के लिए जो बाउंड्री होती है, हमारा घर और बाजू वाले का घर कैसे अलग होता है, तो हमारी कंपाउंड वॉल से, कि भाई इतना कंपाउंड वाला मेरा घर, दूसरा कंपाउंड वाला बाजू वाले का घर, ठीक है। तो जैसे हमारा बाउंड्री होता है वैसे सेल का बाउंड्री होता है, उसको बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब जैसे हमारे घर के अंदर बाउंड्री हम लोगों ने बना के रखी, उसमें गेट बनाया है, क्यों, अंदर आने के लिए, बाहर जाने के लिए। वैसे ही सेल के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिव परमिएबल होता है। नाउ व्हाट इज दैट मीनिंग ऑफ सिलेक्टिव परमिएबल। सिलेक्टिव मतलब सबको आने नहीं देता है, कुछ चीजों को ही आने देता है, और परमिएबल मतलब कि परमिशन देता है। तो सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिव परमिएबल है, मतलब सिलेक्टेड कंपोनेंट को वो इन और आउट होने का पॉसिबिलिटी जो है वो देता है। तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर जब समझाया स्टेट्स ऑफ मैटर, तब मैंने आपको डिफ्यूजन समझाया था कि तो डिफ्यूजन यहाँ पे भी वही सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि कंपोनेंट अंदर से बाहर या बाहर से अंदर हो तो उसको बोला जाता है डिफ्यूजन प्रोसेस। अब क्या होता है, जब डिफ्यूजन होता है सेल के अंदर, तो वो कौन से एक लॉ जो है वो फॉलो करता है। तो वो लॉ क्या है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट द सॉल्वेंट विल बी ट्रैवल। ये लॉ पे हमारा सेल जो है वो काम करता है। अब सॉल्यूट किसको बोलते हैं, सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, और सॉल्यूशन क्या है वो पहले समझ ले। एक मैं ग्लास लेती हूँ, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाला और मैंने उसको स्टर कर दिया, तो ये पानी क्या बन गया, नमक का पानी बन गया। तो नमक जो है वो स्लोअर लिटिल बिट क्वांटिटी में है, तो नमक जो हो गया आपका, सॉल्ट जो है दैट इज योर सॉल्यूट। वाटर जिसमें मैंने डिजोल्व किया, तो वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, और दोनों को मिला के बना हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन। तो किसका हमको कॉन्सेंट्रेशन देखना है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, मतलब नमक में। ये एग्जांपल देके आपको समझा रही हूँ। एक में रेजिन ले, आप लोग को पता होगा रेजिन आप लोग खाते ही होंगे। तो मम्मा क्या करती है, रात को वो ब्लैक वाली रेजिन होती है, पानी में भिगो देती है, सुबह में आपको वो पानी खिला देती है। तो जब रात में वो होती है वो सूखी होती है, ड्राई होती है, लेकिन जब सुबह में आप देखो उसको तो वो स्वेल हो जाती है। भाई क्यों हुआ ऐसा, तो ये एग्जाम्पल आप लेके अपन समझते हैं। तो मैंने नमक वाले पानी में मैंने रेजिन डाल दी। अब नमक का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा है, बाहर ज्यादा है, वाटर सॉल्यूशन जो है उसमें ज्यादा है, नमक का सॉल्यूशन में, रेजिन के अंदर कम है। तो क्या मैंने अभी आपको लॉ समझाया कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन क्या ट्रैवल करता है, सॉल्वेंट, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन किसका देखना है, सॉल्यूट का। तो नमक का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बाहर वाले पानी में ज्यादा है, इसीलिए जो सॉल्वेंट मतलब वाटर जो है वो बाहर से अंदर जाएगा, इसीलिए रेजिन जो है वो सुबह में फूल जाती है। तो हमारे सेल में भी ऐसा ही होता है बॉडी में। जैसे हम लोगों ने इनहेल किया, ऑक्सीजन मैंने अंदर लिया, मैंने, तो क्या होगा, सेल के अंदर ऑक्सीजन जो है वो ये प्रोसेस से लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन के
लॉस है, जो ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर निकलेगा, और एट द सेम टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मैं बाहर निकाल देती हूँ। तो रेस्पिरेशन जो है वो उसको सेल्यूलर प्रोसेस बोला जाता है। क्यों सेल्यूलर प्रोसेस बोला जाता है? इसी वजह से कि पूरी, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स जो है वो ऑक्सीजन को पूरे सारे बॉडी के सेल में प्रोवाइड करते हैं, एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड पूरे सेल से लेके आते हैं, और हम लोग ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकालते हैं। अब हम लोग देखते हैं टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 60। तो पेज नंबर 60 जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, osmosis, higher concentration of solute to lower concentration of solute, the solvent is travel, then this process is called as a osmosis. So according to the concentration of solute, the 3 types of solution are there. It's a very important topic, हाँ। ये ऑस्मोसिस भी 1 मार्क में क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। अब जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 3 टाइप के सॉल्यूशन, वे भी आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला टाइप है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। 3 टाइप के सॉल्यूशन आते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। तो किसको हम लोग हाइपोटोनिक बोलेंगे, किसको आइसोटोनिक बोलेंगे और किसको हाइपरटोनिक बोलेंगे, ये हमको याद रखना है। तो सेल जो है उसमें वाटर जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मूव होता है। तो जो मीडियम में कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आउटसाइड में, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर कॉन्सेंट्रेशन देन द सेल से बाहर के एनवायरमेंट में कॉन्सेंट्रेशन का वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है अगर ज्यादा है तो सेल विल गेन द वाटर बाय द ऑस्मोसिस। सेल क्या करेगा, वाटर अंदर ले लेगा। सेल जो है उसके बाहर वाटर ज्यादा है तो वो सेल क्या करेगा, वाटर अंदर लेगा। कब तक लेगा, जब तक इक्विलिब्रियम जो है वो रीच ना हो जाए, मतलब सेल के अंदर और बाहर वाटर जो है वो इक्वल अमाउंट ना हो जाए, इक्विलिब्रियम ना आ जाए, तब तक सेल के बाहर से पानी जो है वो सेल के अंदर जाता जाएगा। तो अंदर पानी जाएगा तो सेल क्या होगा, स्वेल अप होगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें बाहर की साइड जो है वो कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा होगा देन इट्स कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, राइट। अब अगर दोनों बाहर भी कॉन्सेंट्रेशन वाटर का ज्यादा है, सिमिलर है, अंदर भी सिमिलर है, ना तो पानी बाहर से अंदर जाएगा ना तो अंदर से बाहर जाएगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ऐसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल जो है उसकी साइज सिमिलर रहती है। हाइपोटोनिक के अंदर क्या होगा, सेल जो है वो स्वेल होगा। क्यों, क्योंकि बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से वो अंदर ट्रैवल करेगा, इसकी वजह से वो स्वेल होगा। तो याद रखना कौन से सॉल्यूशन में सेल की साइज बढ़ रही है, कौन से में कम हो रही है। हाइपोटोनिक में बढ़ी, आइसोटोनिक में सिमिलर रही। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा और बाहर जो है वो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो अब सेल क्या करेगा, पानी को अंदर से बाहर डालेगा। तो उसकी वजह से सेल के अंदर से जब पानी निकल जाएगा तो सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, मतलब उसकी साइज जो है वो कम हो जाएगी। मतलब whenever there is a hypertonic solution the cell will be shrink, whenever there is a hypotonic solution the cell will be swell, and whenever there is a isotonic solution the cell having a no change in their size। ठीक है, तो that is about the 3 types of solution, hypotonic, hypertonic and isotonic। अब मैंने आपको बोला कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है वो जब फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं तो ये भी ऑस्मोसिस की प्रोसेस से ही, रूट जो है, प्लांट की बात करें तो रूट जो है, रूट से जो वो वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो कौन सा लॉ फॉलो करते हैं, ऑस्मोसिस ही फॉलो करते हैं। तो हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये मैंने बात की कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिव परमिएबल होता है, इसीलिए जब परमिएबिलिटी दे रहा है तो उसकी मूवमेंट की हम लोगों ने बात की। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किसका बना होता है, ये याद रखना आपका। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। लिपिड मतलब फैट, ठीक है, लिपिड को फैट भी बोला जाता है। तो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। The flexibility of cell membrane also enables the cell to engulf the food and other material from the external environment। ये जो सेल मेम्ब्रेन है कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि फूड को एंगल्फ करना मतलब लेना, तो फूड को एंगल्फिंग करने की भी परमिएबिलिटी देता है। तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। एंडोसाइटोसिस मतलब एंगल्फिंग ऑफ द फूड बाय मींस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस।
तो अमीबा जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, वो अपना फूड जो है वो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस से लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में एक ही सेल है, तो सेल को ही सारे फंक्शन करने हैं, इसीलिए उसकी बॉडी में जो सेल मेम्ब्रेन है वो नॉट ओनली द गैसेस एंड वाटर को परमिशन देता है, लेकिन फूड पार्टिकल को भी परमिशन देता है, और ऐसे प्रोसेस को हम लोग एंडोसाइटोसिस जो है वो बोलते हैं।